स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी। और ये चैप्टर नंबर 14 है आपका, जिसका नाम है महासागरीय जल संचलन। और इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में हम इसको पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। तो आपकी अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है महासागरीय जल संचलन, जिसका मतलब है जो हमारा महासागर होता है, जो हमारे ओशियंस होते हैं, बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं, उनका जो जल होता है उनमें जो संचलन होता है, ठीक है, जो उनमें मतलब उनकी जो हलचल होती है पानी की, ठीक है, जब जल का संचलन होता है वो किस तरीके से होता है। समुद्री जल आपको पता है एक जगह तो ठहरा नहीं रहता, वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, ऊपर नीचे, या आपने देखा होगा समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है उसमें संचलन होता रहता है। तो ये संचलन कैसे होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पहले आपको जानना जरूरी है कि महासागर का जल कभी शांत नहीं रहता और यह हमेशा गतिमान रहता है, मतलब ये हमेशा मोशन में रहता है और ये हमेशा हिलता रहता है, जिसके कारण जल में हलचल हमेशा होती रहती है। ठीक है, तो आपको एक बात दिमाग में अपने रख लेनी है कि महासागरों का जल कभी भी एक जगह शांत नहीं रहता, इसमें हलचल होती रहती है। और ये हलचल जो होती है, इस हलचल के कारण ही जल का परिसंचरण होता है। ठीक है, मतलब जल का परिसंचरण होता है, जल जो है उसका फ्लो होता है और वो जल आगे बहता जाता है। और जिनसे क्या होता है, तरंगों, अब हम पढ़ेंगे तरंग किसे कहते हैं, धाराओं और ज्वार भाटाओं, इन तीन चीजों का निर्माण होता है जब ये जल का परिसंचरण होता है। जब जल में हलचल होती है और जब जल चलता है तो इसमें तरंगे भी आती हैं, समुद्र में धाराएं भी बनती हैं और ज्वार भाटे भी आते हैं। तो अब हम यही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है समुद्री तरंग। तो समुद्री तरंग क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। आपने तरंगे देखी होंगी, वेव्स, ठीक है, ओशियन के अंदर जो इस तरीके से जो तरंगे होती हैं हमारी, आपने देखा होगा समुद्र में ऐसे। तो ये जो हमारी समुद्री तरंगे होती हैं, कि समुद्री तरंग वास्तव में जल की वह स्थिति होती है जिसमें जल एक ही स्थान पर ऊपर और नीचे होता रहता है। ठीक है, समुद्री तरंग जब आएगी तो उसमें जल क्या होगा, एक ही स्थान पर ऊपर तथा नीचे होता रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, परंतु वो जल जो है वो अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं जाएगा। मान लो ये समुद्र है और इसमें अगर समुद्री तरंग है तो वो पानी ऊपर उठेगा और वापस गिर जाएगा, ऊपर उठेगा और गिर जाएगा। पर ये वाला जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा, वो अपनी ही जगह पर ऊपर तथा नीचे होता रहेगा और केवल ऊर्जा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगा। ठीक है, सिर्फ एनर्जी ही आगे बढ़ेगी, जो पानी है वो अपने ही स्थान पर ऊपर तथा नीचे होगा। और इनका आकार जो होता है तरंगों का, वो जल की गहराई पर निर्भर करता है कि जो तरंग का आकार कैसा होगा, जितनी गहराई होगी उस हिसाब से ही तरंग का जो है वो आकार होता है, शेप होती है। अब हम देखेंगे इस तरीके से आपकी तरंगे होती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, जो हमारी समुद्री तरंगे होती है, आपके सामने एक फोटो भी रखा है मैंने आपको, ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता जाए। अब बात करेंगे जो समुद्री तरंग होती है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। ठीक है, कि क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, एक एक लाइन की विशेषताएं हैं, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने शुरू से कहा है कि ज्योग्राफी 11th क्लास की खासकर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी, क्योंकि इसमें साइंटिफिक टर्म्स का यूज होता है और आपको अपनी मेमोराइजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको ज्योग्राफी में आपको मार्क्स लेने हैं। तो पहली विशेषता जिसे हम कहेंगे किसी भी तरंग की, मान लो हमारे सामने कोई तरंग है इस तरीके से, ठीक है, समुद्र की। अब इसकी क्या विशेषता है, इसका जो ऊपरी भाग है उसको हम क्या कहेंगे, नीचे के भाग को क्या कहेंगे, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यही इसकी विशेषताएं हैं। तो तरंग का जो शिखर और तरंग का गर्त होता है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, कि अगर आपसे कोई पूछे कि तरंग शिखर और तरंग गर्त क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को उसका शिखर और गर्त कहा जाता है। जो तरंग है उसका उच्चतम बिंदु और उसका निम्नतम बिंदु हम फोटो से एक बार समझ सकते हैं कि इसका उच्चतम बिंदु जो होगा आपका, ठीक है, जो तरंग का शिखर कहलाएगा। ये जैसे आप देख सकते हैं सबसे टॉप का जो है, सबसे ऊपर का बिंदु है तरंग, आपके सामने एक फोटो है, और ये हमारा तरंग श्रृंग या तरंग शिखर आपका कहलाएगा। अब ये जो है उच्चतम बिंदु है आपका, ये समझ लो, और ये जो है ये निम्नतम बिंदु है। आप देख सकते हो यहाँ पर गहराई में जा रही है और फिर ऊपर आ रही है। इसमें तरंग का जो है नीचे की तरफ है, आप देख सकते हैं, और इसमें तरंग ऊपर जा रही है।
तो ये दो बिंदु जो होते हैं, ये जो ऊपरी बिंदु है इसको हम कहेंगे तरंग शिखर, और ये जो आपका निम्नतम बिंदु है नीचे वाला बिंदु, इसको कहेंगे हम तरंग का गर्त। तो समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी विशेषता होती है तरंग की ऊंचाई। तो तरंग की ऊंचाई क्या होती है कि जो ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, आपको ये टर्म याद रखनी है। एक होता है क्षैतिज जिसका मतलब होता है ऐसी लाइन, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी लाइन। तो खड़ी लाइन में दूरी आपको देखनी है कि जो तरंग की ऊंचाई होती है, ठीक है, तो तरंग की ऊंचाई क्या होती है, जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। ऊर्ध्वाधर कैसी होती है, खड़ी दूरी। तो एक बार ये फोटो से देख लेंगे, तरंग की ऊंचाई आप देखोगे यहाँ पर एरो जो है ऊर्ध्वाधर बना हुआ है, खड़ा एरो है एकदम, ठीक है। तो ये कहलाती है तरंग की ऊंचाई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो मतलब एक और पॉइंट है जो इसकी विशेषता है तरंग की, वो है तरंग आयाम। अब ये तरंग आयाम क्या है, ये जो है तरंग की ऊंचाई का आधा भाग होता है। जितनी भी मान लो ये तरंग है, इसकी जो ऊंचाई है, इसका आधा भाग जो होगा वो कहलाएगा आपका तरंग आयाम। अब अगला पॉइंट है तरंग काल। तरंग काल क्या होता है कि तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल होता है, ठीक है। ये काल मतलब एक समय है। तो तरंग काल क्या होगा, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसा बिंदु होगा जो निश्चित है, जिसमें दो लगातार तरंग शिखर और दो गर्तों के बीच का जो समय अंतराल होता है, ठीक है, जो टाइम का जो अंतराल होता है, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, तरंग काल। जिसमें दो लगातार आने वाले तरंग शिखर और गर्तों के बीच जो एक टाइम हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, तरंग काल। अब अगली विशेषता हम देख सकते हैं यहाँ पे, तरंग दैर्ध्य। आपको मैंने बताया था तरंग की ऊंचाई क्या होती है, ऊर्ध्वाधर दूरी, और तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसकी क्षैतिज दूरी। क्षैतिज कैसे होती है, ऐसे, ठीक है। तो ये तरंग दैर्ध्य क्या होती है, जो क्षैतिज दूरी होती है तरंग की। अब अगला है तरंग की गति। तरंग की गति का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ तरंग, जिसको हम कह सकते हैं कि जल के माध्यम से जो तरंग के गति करने की जो दर होती है, कि तरंग कितनी गति से तरंग जो है वो चल रही है, जो तरंग है उसमें हलचल हो रही है, उसकी गति क्या है, इस गति को ही हम तरंग की गति कहते हैं। और इस तरंग की स्पीड को नापने के लिए जो वो है आपका, इसको नॉट कहते हैं, नॉट में मापा जाता है। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो स्पीड नापते हैं हम किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही हम तरंग की गति को नापने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम नॉट कहते हैं, ठीक है। नॉट में इसको मापा जाता है तरंग की गति को। तो तरंगों की विशेषता आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्वार भाटा। आपको बता रहा हूं जितनी विशेषताएं बताई हैं अच्छे से याद करते चलना, पेपर में आपके आने की पूरे चांस है। तो ज्वार भाटा, अब आपने ये ज्वार भाटा पहले भी काफी सुना होगा, और ज्वार भाटा जरूर आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो यही ज्वार भाटा आपको यहाँ भी पढ़ना है, आशा करता हूँ आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाए। तो ज्वार भाटा बेसिकली क्या है कि आपको पता है हमारी पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है। सूर्य जो है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति का यूज करके जो है मतलब अपना कार्य करता है। चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति के कारण वो पृथ्वी पर इफेक्ट डालता है। तो बीच में जो पृथ्वी है अब इस पर क्या असर पड़ता है ये आपको देखना है कि ज्वार भाटा जो होता है, पहले तो आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। ज्वार भाटा क्या है कि समुद्र का जल, जो हमारा समुद्र का पानी होता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और समुद्र का जो पानी है वो नियमित रूप से एक दिन में कम से कम 2 बार ऊपर उठता है और नीचे उतरता है। तो पानी जो है समुद्र का ऊपर भी उठता है, नीचे भी आता है, ऊपर उठता है, नीचे आता है। तो ये पानी जो है ये ऊपर तथा नीचे आता है। तो जब ये समुद्र का जो जल है, समुद्री पानी, जब इसका लेवल ऊपर उठता है तो इस ऊपर उठने को हम ज्वार कहते हैं, और जब ये लेवल नीचे आता है वापस तो इसको हम भाटा कहते हैं। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको कि जब समुद्र के जल का लेवल ऊपर उठ जाता है तो वो ज्वार कहलाएगा, नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो होती है ज्वार भाटा की, ये चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण के कारण होती है। चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आकर्षण होता है, उसके कारण समुद्री जल जो है वो ऊपर तथा नीचे उठने लगता है, ठीक है। अब आपको इमेज के अनुसार समझा देता हूं ज्वार भाटा के कारण क्या है। कि एक तो है सूर्य का आकर्षण। सूर्य जो है, अब मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपके समुंदर हैं इस साइड में, ठीक है। तो सूर्य के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसके कारण वो पृथ्वी पर इफेक्ट डालेगी, वो ये होगा कि जो समुद्रों का पानी है वो ऊपर उठेगा,
सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। जो आकर्षण की शक्ति होगी वो पानी को ऊपर उठाएगी, तो पानी जो है वो ऊपर उठेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपका ज्वार आएगा। फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपकी चांद में भी होती है, तो जब चांद भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करेगा तो फिर से इसमें पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो ये खिंचाव जो होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य या चंद्रमा की तरफ, इसके कारण ज्वार आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे ज्वार भाटा का निर्माण होगा। तो दो तो आपको समझ में आ गए होंगे, सूर्य का आकर्षण जिसके कारण आएगा, और दूसरा है चंद्रमा का आकर्षण। तीसरा जो होता है एक, वो है पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो पानी को बाहर की ओर धक्का देती है। आपने कोई चीज अगर अपने हाथ से घुमाई हो, कोई रस्सी से अगर आप कोई चीज को बांध के, पत्थर बांध के अगर आप घुमाओगे तेजी से, एक मतलब आप तेज तेज घुमाओगे, तो आप देखोगे वो पत्थर बाहर की तरफ जाएगा। जितनी तेज घुमाओगे वो पत्थर बाहर ही बाहर जाएगा, बाहर ही बाहर घूमेगा। ऐसे ही जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो अपने वो पानी को क्या करती है, पृथ्वी पानी को बाहर की ओर धकेलती है। जिस प्रकार से वो हम रस्सी पे कोई हम पत्थर बांध के घुमाते हैं, वो पत्थर बाहर की तरफ जाता है, उसी तरीके से जो पानी होता है वो भी पृथ्वी के घूमने से अपने अक्ष पर, जब वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो पानी बाहर की ओर जाता है। जब वो बाहर की ओर जाने का मतलब क्या है कि उसमें ज्वार आएगा, ठीक है, मतलब वो पानी ऊपर उठेगा। समझ में आ गया, ये ज्वार भाटा के कारण है। अब हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा कितने प्रकार का हो सकता है। तो पहला तो होता है आवृत्ति के आधार पर, कि मतलब कितनी बारी आता है। तो एक होता है हमारा अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार का मतलब क्या होता है, ये सबसे सामान्य ज्वार की प्रक्रिया है, मतलब ये सबसे नॉर्मल ज्वार होता है। इसमें क्या होता है, हर दिन, प्रत्येक दिन मतलब डेली कम से कम दिन के अंदर दो उच्च तथा दो निम्न ज्वार आते हैं, ठीक है। ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं दो, और निम्न ज्वार आते हैं दो। तो ये याद रखना है, दो लगातार उच्च और निम्न ज्वार समान ऊंचाई के होते हैं, जो इनकी हाइट होती है वो भी सेम होती है। दो ज्वार आते हैं दिन में, और दो उच्च होते हैं, दो निम्न ज्वार होते हैं। समझ में आ गया आपको, और ये इनकी ऊंचाई एक समान रहती है, तो काफी आसान था। उसके बाद एक होता है दैनिक ज्वार। अब दैनिक ज्वार में क्या होता है कि प्रतिदिन मतलब डेली केवल एक उच्च तथा एक निम्न ज्वार आता है, और उस वाले में क्या था, दो उच्च और दो निम्न ज्वार आते हैं, मतलब ऊंचे और नीचे। तो ये जो आपका दैनिक ज्वार है, इसके अंदर एक ही उच्च, या मतलब आप कह सकते हैं कि ऊंचा ज्वार आएगा, और एक ही निम्न ज्वार आएगा, मतलब नीचा। तो ये हो गया, और उच्च और निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होगी। इसके अंदर भी ऊंचाई आपकी सेम रहेगी, हाइट जो है। अब आवृत्ति के आधार पर एक और होता है जिसको हम कहते हैं मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार में क्या होता है, ऐसा ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। इससे पहले के दो जो आपने पढ़े थे उसके अंदर क्या था कि हाइट, उनकी ऊंचाई सेम होती है। पर मिश्रित ज्वार में क्या होता है कि ऐसा ज्वार भाटा जिसकी ऊंचाई में भिन्नता हो, इसको हम कहते हैं मिश्रित ज्वार, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मिश्रित ज्वार क्या होगा, कि जिस ज्वार भाटे की ऊंचाई में भिन्नता होती है। और ये जो ज्वार भाटा ऐसा कहां पर आता है, लोकेशन बता दूं आपको, उत्तर अमेरिका का जो पश्चिमी तट है और प्रशांत महासागर के बहुत सारे द्वीप हैं, जहां पर ये मिश्रित ज्वार आते रहते हैं। अब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और इस पर आधारित जो एक और ज्वार भाटा का प्रकार है, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। कि एक होता है उच्च ज्वार। अभी आप सुन रहे थे ना कि दिन में दो उच्च ज्वार आते हैं, दो निम्न ज्वार आते हैं। तो ये उच्च ज्वार क्या होता है कि पृथ्वी के संदर्भ में, सूर्य मतलब पृथ्वी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, जो सूरज कहां पर है और चंद्रमा कहां पर है, ये ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मतलब ज्वार कैसा होगा, क्या ऊंचा होगा या निम्न होगा, ये कौन डिपेंड करता है, सूरज और चांद। सूरज और चांद की स्थिति कहां पर है, ये पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है ज्वार को। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, मतलब सूरज, चांद और पृथ्वी, जब ये तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं, तो ज्वार का उभार अधिकतम होता है। तो ये तीनों जब होते हैं एक सीधी लाइन में, ठीक है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीधी लाइन में होते हैं, तो ज्वार का जो उभार होगा, जो ज्वार की ऊंचाई होगी, वो हाईएस्ट होगी, अधिकतम। और ऐसा महीने में दो बार होता है। तो ये तीनों रेखा में एक कब आते हैं, एक तो पूर्णिमा का दिन जब होता है हमारा तब, और एक होता है अमावस्या का दिन। तो अमावस्या और पूर्णिमा, इन दिनों में क्या होता है, उच्च ज्वार आपका आता है। अब बात की जाए निम्न ज्वार क्या होता है,
तो उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच में 7 दिन का अंतर होता है। ये 7 दिन का गैप होता है, ठीक है। इनके बीच में उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के आने के बीच में 7 दिन का गैप होता है। जब निम्न ज्वार का समय होता है तो इस समय सूर्य तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। समझ में आया आपको कि सूर्य तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो ज्वार है वो नहीं आ पाता इतना ऊंचा, ठीक है। तो ये निम्न ज्वार हो जाता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री पर होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे के विरुद्ध काम करने लगते हैं, ठीक है। जबकि वो आकर्षित नहीं करते, वो उल्टा विरुद्ध काम करते हैं, जिसके कारण निम्न ज्वार आता है। अब एक आपको वर्ड बता दूं, याद रखना। एक होता है उपभू, जिसको हम कहते हैं कि महीने में जब एक बार ऐसा दिन आता है जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, ठीक है। जब चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उसको हम कहते हैं उपभू। और एक होता है अपभू। अपभू में क्या होता है, जब चांद पृथ्वी से सबसे दूर, मतलब जब सबसे ज्यादा दूरी जिस दिन होती है पृथ्वी से चांद की, वो स्थिति कहलाती है अपभू। और ये जो सबसे नजदीक होता है इसको कहते हैं उपभू। ये आपको शायद मैंने पढ़ाया था सूर्य तप वाले चैप्टर में कि अपसौर और उपसौर, तो कुछ वैसा ही है सुनने में, उपभू और अपभू। अब ज्वार भाटा का महत्व क्या होता है, पानी ऊपर आता है नीचे बैठता है, ये आखिर इससे हमें क्या इसका फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है ज्वार भाटा की। तो इसके कारण क्या होता है, ज्वार भाटा के कारण जो नदमुख होते हैं, जो नदी के मुहाने होते हैं या समुद्र किनारे होते हैं, तो इससे क्या होता है समुद्री जहाज आसानी से प्रवेश कर पाता है, ठीक है। जो समुद्रों में चलने वाले जहाज होते हैं वो ज्वार भाटा के कारण क्या होता है उनको मदद मिलती है और उनका जहाज आसानी से वो प्रवेश कर पाता है। जैसा कि कोलकाता में हुगली नदी है, हुगली नदी का जो मतलब वहाँ ज्वार भाटा जब होता है तो वहां पर समुद्री जहाज को प्रवेश करने में आसानी मिलती है। दूसरा, मछली पकड़ने वाले जो नाविक होते हैं, जो मछली पकड़ने जाते हैं, वो भाटे के साथ समुद्र में अंदर आते हैं, ठीक है। जब मतलब पानी नीचे जाता है, ज्वार के साथ वो बाहर आ जाते हैं, जिसके साथ वो मछलियां पकड़ के लाते हैं अपने साथ में। समझ में आ गया। तो दो महत्व हो गए। तीसरा महत्व है ज्वार भाटे से बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं हमें मिलती हैं। जब वो ज्वार भाटा आपका आता है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें दे जाता है। जैसे पानी ऊपर उठा नीचे हुआ, वो अपने साथ कुछ चीजें छोड़ देता है तट पे, जैसे शंख हो गया, सीप हो गया, घोंगे हो गए, ये सब आपने देखा होगा, ठीक है। समुद्र किनारे शंख वगैरह छोटे छोटे। तो ज्वार भाटा से क्या होता है, एक तो तटीय नगरों में गंदगी और प्रदूषण साफ हो जाता है, क्योंकि ज्वार भाटा आता है तो पानी ऊपर नीचे बैठता रहता है, तो वो किनारों की सफाई भी होती रहती है और जो तट के भाग होते हैं, ठीक है, किनारे के, तो ये कुछ इसका महत्व होता है। आगे है ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल गतिमान रहता है। भाई अगर ज्वार भाटा ना आए तो समुद्र का जल चलेगा नहीं, एक ही जगह पर रहेगा। तो ज्वार भाटा आता है, इसी के कारण समुद्री जल में गति बनी रहती है, समुद्री जल चलता रहता है। और जिसके कारण शीत प्रदेशों में जो ठंडे क्षेत्र हैं, जो दुनिया में ठंडे इलाके हैं, वहां पानी जम नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर पानी में हलचल होती रहेगी। ज्वार भाटा रहेगा तो हलचल रहेगी, हलचल नहीं रहेगी तो वो ठंडे प्रदेशों में तो पानी जम जाएगा। तो और क्या होता है, ज्वार भाटे से विद्युत निर्माण भी होता है। जो हमारी बिजली भी बनाई जाती है ज्वार भाटे से बहुत जगह पर, जिसको ज्वारीय ऊर्जा भी कई बार कहा जाता है, तो ज्वार भाटे से विद्युत निर्माण भी किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट फर्स्ट आपका यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कैसी लगी, और पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी आपको दे दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।